अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके ऊपर और उसके अलावा जो यानी कि कुछ दिन कबल जनरल फैज़ आईएसआई के जनरल फैज़ जो हैं उनकी गिरफ़्तारी जो हुई है उस पर हर एंकर ने गुफ्तगू की है, तो लिहाजा उस पर मैं तबसरा करूं तो बेहतर मेरे लिए तो बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि ये फ़ौज का इंटरनल मसला है। मगर हर एंकर ने इस पर बात की है और सबसे ज़्यादा जो इंकशाफात या जो बातें जो हैं वो हामिद मीर ने जो बताई हैं और ताज़ा तबसरा भी और माजी के कुछ इंकशाफात भी किए हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। वो ज़रा गौर से और सुनने वाले हैं वो सुने। देखिए, ये 5th जनरेशन वॉर की गुफ्तगू शुरू हुई थी जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, और उस वक्त हमने ये देखा कि हमें ISPR में बुलाकर ये कहा जाता था कि यार ये आप जो एंकर हजरात है ना, ये एक दूसरे के प्रोग्राम में न जाया करें। अब जिस तरह मैं अब आपके प्रोग्राम में आ गया हूं जी, तो हमें कहा जाता था कि जी आप एक दूसरे के प्रोग्राम में ना जाया करें। क्यों ना जाया करें जी? ये जी आप एक नैरेटिव बनाते हैं और उससे जो है ना वो रियासत के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब खास तौर पे मैं एक मीटिंग का जिक्र करूंगा कि एक मीटिंग थी जिसमें मुझे और मोहम्मद मालिक और काशिफ वासी साहब को बुलाकर कहा गया जी कि आपने आइंदा से एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं बैठना। ये जी किसने कहा? बस जी ये बाजवा साहब की ये ख्वाहिश है, आप समझे, रिक्वेस्ट है हमारी, आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन वो रिक्वेस्ट जो है वो इतने सख्त अंदाज में थी कि जब हम वहां से निकले हमने एक दूसरे से मशवरा किया क्या है ये, तो अगर हमने इनकी बात मान ली तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कल को ये कहेंगे उसको भी ना बुलाओ, उसको भी ना बुलाओ, उसको भी ना बुलाओ। वहां पे बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था 5th जनरेशन वॉर का कि जी हमारी मदद करें 5th जनरेशन वॉर। हमने कहा ये क्या चीज है भाई 5th जनरेशन वॉर? ये पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैंने कहा यार स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो ये हमारा इस बीच में कहां से चक्कर आ गया कि आप एक दूसरे के शो में नहीं बैठेंगे? क्या आपका क्या ख्याल है कि हम 5th जनरेशन वॉर करें? तो हमने उसी शाम दोपहर को ये हमारी मीटिंग खत्म हुई और 5:30-6 बजे तक हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज ही शाम को हमने एक प्रोग्राम में इकट्ठे होना है, आज ही शाम को। और उसी शाम को फिर हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुए और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि पेमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि एंकर हजरात एक दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, जिसको फिर मैंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसको सस्पेंड किया जस्टिस अतर मिनल्ला ने। अब देखिए कि 5th जनरेशन वॉर के नाम पे क्या हो रहा था। 5th जनरेशन वॉर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था जी कि 5th जनरेशन वॉर में हमारी मदद करें। ओ भाई 5th जनरेशन वॉर जो है पहले बताएं तो सही वो है क्या। और फिर उसके बाद फिर इमरान खान साहब से भी इस पे बात हुई, वजीर आजम हाउस में उनसे भी बात हुई कि क्या ये चक्कर चला रहे हैं आप 5th जनरेशन वॉर का। लेकिन उस जमाने में वो एक पेज पे थे जनाब, और फौजी अफसरान जो हैं, हमें आला फौजी अफसरान जो हैं वो अपने फोन दिखाया करते थे, देखो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये मैसेज किया और मैंने उसको ये मैसेज किया। और फिर यहां तक हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो मीडिया मैनेजर थे, वो लोग जो मुख्तलिफ टॉक शोज में जाकर उनको ब्रीफिंग दी गई बकायदा। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं। एक दिन जनाब जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने रात को लेट नाइट हमें आर्मी हाउस में बुलाया और लेक्चर दिया काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और हमें समझ आ गई काजी फाइज ईसा के खिलाफ कुछ करने लगे। मैंने उनको कन्फ्रंट किया, मैंने कहा आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब वैसे मेरी राय कुछ मुख्तलिफ है काजी फाइज ईसा के बारे में, लेकिन उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान को जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जनाब कॉलम लिख दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ को साजिश हो रही है और लगता है कि हुकूमत जो है इसके साथ इसके खिलाफ को रेफरेंस वगैरह दायर करेगी। सबसे पहले ये मैंने कॉलम लिखा था फाइज ईसा के बारे में। मुझे जनाब इमरान खान साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल हम कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे
और मुझे अल्फाज याद है इमरान खान के कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं जुडिशरी के साथ लड़ाई करता फिर बेफिक्र हो जाओ, मैं काजी फाइजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और 3-4 दिन बाद रेफरेंस फाइल हो गया काजी फाइजा के खिलाफ। तो अब ये क्या थी, जो काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उसमें जो हमें बाजवा साहब ने आर्मी हाउस में बुला के ब्रीफिंग दी एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका 5th जनरेशन वार से क्या ताल्लुक? इमरान खान को इस्तेमाल करना है, मीडिया काबू नहीं आता तो मीडिया को काबू करने के लिए एक 5th जनरेशन वॉर का मसला बना दो, और उसके लिए फिर इन्होंने बंदे हायर किए, ठीक है ना, थोड़ा आपको भी पता होगा। इन्होंने लोगों को नौकरियां दी, उनसे ये मेरे खिलाफ वीलॉग करवाते थे, शाहजेब खानजदा के खिलाफ वीलॉग करा दिए, किसी और के खिलाफ वीलॉग करवा दिए, ट्विटर पे गालियां पड़वा रहे हैं। मुझे उन डॉक्टर साहब के बारे में, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की एक ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, जब वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा लो दी बेल्ट मुझे अटैक करता था, तो मुझे एक दिन शीरी मजारी साहब ने कहा कि हामिद अल्लाह की कसम हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बंदा ही उनका है। तो मैंने कहा वो तो पीटीआई को डिफेंड करता है। उसने कहा नहीं, वो तो असाइनमेंट उनको, उसको तो तनख्वाह उधर से मिलती है। तब हमें पहली दफा पता चला कि पीटीआई के क्या जो सोशल मीडिया सेल है उसको हेड भी एक डॉक्टर साहब करते थे, और उसमें 3-4 डॉक्टर उन्होंने इंडक्ट किए हुए थे, उनको तनख्वाह कहीं और से मिलती थी, पीटीआई तनख्वाह ही नहीं देती थी। ये थी 5th जनरेशन वॉर। अब आजकल बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पे रोल पे थे, ये 5th जनरेशन वार वाले जो अलंबरदार हैं ये उनके पे रोल पे थे। ये हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ, किसी और के खिलाफ उनसे प्रोग्राम करवाते थे, वीलॉग करवाते थे, और ये लाखों रुपए में तनख्वाह लिया करते थे। उसमें फिर उसके बाद जब रिजीम चेंज हुई तो कुछ लोगों ने अपनी साइड जो है वो बदल दी, कुछ लोगों ने नहीं बदली। अब वही डॉक्टर साहब जो पहले पीटीआई को सपोर्ट करते थे, अब वो पीटीआई को गालियां देते हैं दिन रात। पहले भी उनको उधर से पैसे मिलते थे, अभी भी उनको वहीं से पैसे मिलते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मेरे जैसा आदमी जो है, मैं पहले इमरान खान के दौर में भी विक्टिम था इन सब लोगों का, मैं आज भी विक्टिम हूं, आज भी ये लोग मुझे गाली देते हैं, तो मैं जो है वो 5th जनरेशन वॉर पे कैसे यकीन करूं? मेरा तो ख्याल है ये 5th जनरेशन वॉर का जो नैरेटिव है ये दरअसल कुछ लोगों ने कौमी खजाने को लूटने के लिए बनाया है। पहले भी लूट रहे थे इमरान खान के दौर में, आज भी लूट रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में। देखिए अनीक साहब, इसमें विनर और लूजर का सवाल नहीं है। आप ये देखें कि जनरल फैज साहब जो हैं उन्होंने अगर टॉप सिटी के मामले में करप्शन किया है, जो यकीनन उन्होंने किया है, कब किया है? 2017 में किया। 2017 में उनकी इंक्वायरी किसने की? वो तो खुद डीजीसी थे, आईएसआई के बहुत पावरफुल अफसर थे। आईएसआई ने तो उनकी इंक्वायरी नहीं की थी। उस वक्त डीजीएमआई थे मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब ने इनकी इंक्वायरी की थी, और ये जो साहब थे टॉप सिटी वाले मुईज साहब, इनका ताल्लुक एमक्यूएम के साथ था। तो जब मीडिया में कोई बंदा इनका मसला उठाता था, यार उस बंदे को अगवा कर लिया, बड़ा टॉर्चर किया है, तो हमें कहा जाता था ये एमक्यूएम लंदन के फ्रंट मैन है, ये अल्ताफ हुसैन का पैसा है, तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? लेकिन जब आसिम मुनीर साहब ने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि इस बंदे के साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की है, और इसमें तो इन्वॉल्वमेंट है डीजीसी साहब की कि वो चाह रहे हैं कि इसमें खुद भी फायदा उठाएं। उसमें उनका एक भाई था, उसका भी नाम आ रहा था। तो मामला जो है वो जब जनरल बाजवा साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने दबा दिया। अब 2017 में बाजवा साहब को हर चीज का पता लग गया था, ठीक है जी, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने फिर उसी जनरल फैज को डीजीआईएसआई बनाया। फिर वो कोशिश कर रहे थे कि ये आर्मी चीफ बन जाए, या मैं बन जाऊं, या ये बन जाए। तो सवाल ये है कि जनरल फैज तो मसला ही नहीं है। फैज तो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम में फैज जैसे लोग पैदा होते हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है टॉप से। यानी कि अगर 2017 में जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ पता लग गया था कि फैज साहब जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उनको तो चाहिए था उनका उस वक्त कोर्ट मार्शल करते। उस वक्त नहीं किया, प्रमोशन दी, फिर एक और प्रमोशन दी, और अब 2024 में आके तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि जो 2017 में पहली इंक्वायरी थी वो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की थी।
ठीक है जी जी। तो अब जी। इसमें इशू ये है कि इसमें अगर जनरल फैज को अगर सजा होती है तो इसमें किसी इंडिविजुअल के या किसी पार्टी के मजबूत या कमजोर होने की बात नहीं है। असल बात यह है कि जनरल फैज जो है वो ये सारे काम किस वजह से कर रहा था? इस वजह से कर रहा था अनीक साहब कि उसको सियासत में मुदाखलत की खुली छुट्टी थी। जनरल फैज जैसे किरदार जो है वो पाकिस्तान में पहली दफा पैदा नहीं हुए। इससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसा किरदार भी है, उससे पहले जनरल अहमद शुजा पाशा जैसा किरदार भी है, उससे पहले भी बहुत से किरदार हैं। तो ये सारे किरदार पैदा होते हैं, सियासत में मुदाखलत की खुल्लम खुल्ला इजाजत इनको मिलती है, इनके लिंक्स बनते हैं, ये अपने आप को पावरफुल समझना शुरू कर देते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनकी करप्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो किरदार बन जाता है जिसका नाम होता है जनरल फैज हमीद। तो अब जनरल फैज हमीद को अगर सजा हो जाएगी और सियासत में मुदाखलत फिर भी जारी रहेगी तो फिर एक और फैज हमीद पैदा हो जाएगा, उसके बाद एक और फैज हमीद पैदा हो जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान की जीत सिर्फ उसी सूरत में है, पाकिस्तान का फायदा सिर्फ उसी सूरत में है, आपका और मेरा फायदा सिर्फ उसी सूरत में है कि वो रास्ता बंद किया जाए जिस रास्ते से जो DGISI है उसको नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सियासत में मुदाखलत की इजाजत दी जाती है। जब तक वो रास्ता बंद नहीं होगा तो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करने का कोई फायदा नहीं।